हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो आप जानते हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उनके मेल से ही शब्द बनते हैं। तो देखो, जब भी हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनि अवश्य निकलती है और उन्हीं को मिलाकर अगर हम लिखते हैं तो क्या बनता है? शब्द। तो देखो, और शब्द किससे बनता है? वर्णों से। जैसे कै, मैं, ले। तो ये क्या है? अलग अलग वर्ण है और इनको मिला के बनेगा क, म, ल। तो ये क्या हुआ? ये सारे वर्ण थे और इनको मिलाकर हमारा एक शब्द बना। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे गुब्बारा शब्द। तो ये कैसे कैसे बना होगा? तो गे, ओ, बे, वे, आ, रे। तो ध्वनियों का जब लिखा जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अब हम बोल रहे हैं तो बोल के पर उसे लिखना भी तो पड़ेगा। तो जब हम उसे लिखते हैं तब उसे वर्ण बोलते हैं। तो ध्वनि के लिखे गए रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अतः इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों को सीखते हैं। अब देखो, जब हमें वर्ण पता होंगे तभी तो हम शब्द बनाएंगे ना। तो सबसे पहले हम वर्ण सीखेंगे। वर्णमाला। तो वर्णमाला का शब्द शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला। तो भाषा की सभी वर्णों को जब हम क्रमबद्ध एक साथ रखा जाता है तो उसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और हिंदी भाषा के माला इस प्रकार है। तो देखो, स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, उ, औ। कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन तो का, खा से ले जाके सा तक। और फिर कुछ होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जैसे अक्षर है त्रै, ज्ञ, श्र। आयोग वह होते हैं आ और अह। और आगत वर्ण होते हैं स्वर में ओ और व्यंजन में जा और फा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करने में फेफड़ों में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। तो जिनमें क्या हो, डायरेक्ट कम समय लगे उन्हें को हम स्वर बोलते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, ओ, री। और दीर्घ जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, यानी दो टाइम ज्यादा समय लग रहा है तो उनको दीर्घ बोलते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई। इन सब में क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है बोलने में। तो कम समय वाले ह्रस्व और ज्यादा समय वाले दीर्घ। फिर हम कुछ मात्राओं का ज्ञान ले लेते हैं। तो जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वह प्राय व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, तब उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। जैसे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की ये छोटी ई इस साइड को लगता है, बड़ी इस साइड को। छोटा ओ, बड़ा ओ। री में अक्षर के जिस छोटा सा सी बन जाता है। ए में एक मात्रा, आई में दो मात्रा, और ओ में एक डंडा खींच के एक मात्रा, और ओ में एक डंडा खींच के दो मात्रा। तो ये सारे क्या है? सारी ही हमारी मात्राएं हैं। हमने वर्ण सीख ले, मात्राएं सीख ली। अब कुछ और देखते हैं, जैसे अनुस्वार, यानी जब एक डॉट लग जाए। तो अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे बंदर, कौवा, चंदन। तो क्या होता है? ऊपर ना की तरह और एक बिंदी लगाई जाती है। अगला है अनुनासिक, यानी ऐसा चांद बना रहता है और एक डॉट। तो अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और दोनों से निकलती है, जैसे चांद, या कफो, गा, कसा, गाग, मा। तो यदि व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु आ जाता है। देखो, अगर पहले से ही कोई मात्रा लगी होगी तो सिर्फ ही पूरा नहीं बनाना पड़ता। जैसे कोई शब्द होगा को,
तो उसमें हम ये नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो फिर बस हम ऐसे तो है, बस एक डॉट लगा देंगे, तो ये वाला क्या होता है हमारा सही। फिर विसर्ग यानी किसी शब्द के आगे 2 डॉट लगा देना। तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए हुए तत्सम शब्दों में होता है, और इसका कैसे होता है, विसर्ग को हम हा की तरह पढ़ते हैं। तो पढ़ो, प्रायः, प्रातः, अतः, निसंदेह, स्वतः आदि। फिर आते हैं व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर ध्वनियों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हम किसकी सहायता से बना सकते हैं, स्वरों की व्यंजन सहायता से। तो इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है। अगर व्यंजन को स्वर रहित लिखना हो तो उसके नीचे हलन चिन्ह लगाया जाता है। देखो जैसे ये क्या है, ये पूरा व्यंजन है हमारा, पर अगर इसको स्वर रहित लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के प्लस ए। ये क्या है, ये साइन हमारा हलंत होता है। और ये आधा क्या है, जब हम इसमें आ जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा का बन जाता है, यानी हमारा व्यंजन बन जाता है। फिर व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के 2 आधारों पर होते हैं। सबसे पहला स्पर्श के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर पढ़ते हैं कितने, 4 भेद, स्पर्श, उत्क्षिप्त, अंतस्था और ऊष्म। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर आने वाली वायु मुख के अलग अलग स्थानों जैसे कंठ, तालु आदि का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें कौन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग, तो ये का से स्टार्ट है, वो का वर्ग। और ये इनका उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, कंठ, यानी कंठ से, गले से आवाज आती है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कंठ है। चा वर्ग वाले तालु, तो इसलिए तालव है। टा वर्ग वाले वो था, मूर्धन्य। ता वर्ग वाले दांत, तो दंत्य। और पा वर्ग वाले ओठ से निकलते हैं, तो इसलिए ओष्ठ है। फिर आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीवा से टकराकर वापस आ जाती है, जीवा मतलब जीभ, और फिर बाहर निकलती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से, ये वाला ड और ये वाला ढा। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, या तो वो बीच में आएगा या फिर बिल्कुल एंड में। तो जैसे सड़क, कढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, साड़ी, काट। फिर अंतस्था व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा हो उन्हें अंतस्था व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए हो जाता है। जैसे य, र, न, व अंतस्था व्यंजन है, और इन्हीं को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर आती है, ऐसा लग रहा है कि रगड़ती हुई आती है, और ऐसा लगता है जैसे गर्मी सी पैदा हो रही है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, से, है। फिर आता है श्वास की मात्रा के आधार पर। कितने भेद होते हैं, 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले अल्प प्राण। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम रहती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अंतस्था और ऊष्म ह को छोड़कर अल्प प्राण होते हैं। तो ये सभी क्या है, अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण में जो बाकी के बच गए वो सारे महाप्राण में आ जाएंगे। जैसे कौन कौन सा बचा, दूसरा, चौथा और हा महाप्राण व्यंजन होते हैं, ये सारे महाप्राण हैं। फिर अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की तालिका। तो का वर्ग अल्प प्राण क्या हो जाएंगे, का, गढ़ा और खा का महाप्राण में जाएंगे। देखो अभी कैसे देखते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा कैसे पता चलेगा। तो ये हमारा पहला वर्ग होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और इसको हम ऐसे देखते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो देखो का किसमें है, पहले वर्ग में, तो इसीलिए क्या पहले में आ गया, क्योंकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां। दूसरा और चौथा महाप्राण में आ गया, तो इसलिए क, ख, ग, घ, ड। चा वर्ग वाला चा, छ, ज, छ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, और ये दोनों भी इसमें आ जाएंगे, इसमें ड और इसमें ढा। फिर ता वर्ग का भी ऐसे ही क्या है,
पहला, तीसरा और पांचवा इसमें आएंगे, दूसरा और चौथा इसमें आएगा, और इनके अलावा हा भी आएगा। फिर संयुक्त व्यंजन कौन से होता है? तो जो व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षर कैसे बनेगा? का और शा को मिला के। और जैसे देखो कक्षा, क्षमा, रक्षक। फिर त्रा किस किस को मिलाकर बनता है? तय और रे को, जय, जय और ने, और श्रा, सा और रा। और इनसे कुछ शब्द चित्र, पत्र, त्रिभुज, ज्ञान, सर्वज्ञ, विज्ञापन, श्रवण, मिश्र, श्रीमान। ये हिंदी के मानक संयुक्त व्यंजन है। इनके अतिरिक्त दो व्यंजनों के योग से अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे असमान, असमान जो अलग हो, दोनों अलग अलग हो। तो कई जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे सस्वर व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे दा और वा क्या बन गया? दुआ और बुआर। च छ से बना च छ यानी मच्छर। सा और वा को देखो जिसके नीचे हलंत है यानी वो आधा है और वा पूरा। ऐसे इससे कैसा शब्द बना हमारा? स्वर। दा और धा से प्रसिद्ध। फिर आता है द्वित्व, यानी इसमें क्या होंगे? दोनों एक जैसे व्यंजन होंगे। जैसे माँ और माँ, तो पहले वाला आधा माँ होता है क्योंकि हलंत है, और दूसरे वाला पूरा माँ हो जाएगा। तो इससे शब्द बनाओ चम्मच। चा चा से आधा चा और पूरा चा आएगा, तो ऐसे क्या हुआ? बच्चा, सच्चा, कच्चा। क से चक्कर और सा से किस्सा। फिर आते हैं आगत वर्ण। तो जो वर्ण विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत कहते हैं। कहाँ से? जो विदेशी से आया है, यानी दूसरे देश से आए। तो स्वर में क्या क्या आता है? को, और व्यंजन में जा और फा। तो ओ से बनेगा डॉक्टर, हॉल, मॉल। जा से जहाज, सदा, वजा, आदि। और फा से फैसला, सफेद, साफ, आदि। तो ये हमारे भाषा लिए गए हैं विदेशी भाषा। फिर आता है हमारा वर्ण विच्छेद। जब हम वर्ण को क्या कर देते हैं? टुकड़े कर देते हैं उसके, तो उसी को क्या हो जाता है? यानी हमने उसका विच्छेद कर दिया। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को नीचे हर चिन्ह लगाते हैं और स्वरों को मूल रूप में लिखते हैं। देखो ख कैसे बना होगा? तो आधा खा, उस पर फिर ई की मात्रा लगी होगी छोटी की, न पर औ चढ़ा होगा और न पर आ। तो हमने इसके क्या करे? बिल्कुल टुकड़े कर दिए। अब इससे ज्यादा ये और नहीं टूट सकता। तो खिलौना से ऐसे बना। स्कूल बना होगा से के उ ले ए। तो क्या बना? स्कूल। और बच्चे के हमने करे तो वे, चे, चे, आ। तो देखो इस चे में कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ पे एक चीज रह गई। बैन में जब ए जोड़ेंगे तब हमारा पूरा बै बनेगा। और फिर आधा चा आया तो इसमें कुछ नहीं जोड़ा तो इसलिए आधा चे, और चे में आ जोड़ दिया तो पूरा चा बन गया। तो हमारा क्या बन गया? प्लस चे प्लस चे प्लस आ। तो अब हमारा क्या बना? बच्चा। और ये साथ बच्चा हमारा ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।